तो हमने सोचा कि मुहर्रम से पहले यूथ के साथ एक गैदरिंग की जाए यहाँ गेजर के अंदर। तो इस गैदरिंग में 2 इश्यूज पर बातचीत होगी। एक तो हमारे लोकल मसाइल है, जिस हल्के से हम इलेक्शन लड़ते हैं बहैसियत मेंबर, मेरे वहाँ के मसाइल है उस पर बात किया जाए, और इसके साथ जिला गेजर के मजमूई हालात पर हम डिस्कस करें। और दूसरा इशू चूंकि हमारा नेशनल इशू है, गिलगित बल्तिस्तान का इशू है, इस पे बातचीत की जाए। तो दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करूं, यहाँ साथियों ने ये भी कहा कि सवालात होंगे, ये कब तक सवालात करेंगे, ये समझ सबको आ चुकी है। अब अगर टाइम जाया करना है तो वही एक अलग बात है। मेरी दाढ़ी नहीं आई थी उस वक्त से कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, वो अब तक सवाल ही कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो मुखलिस नहीं है, उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। मजे की बात यह है, यहाँ कोई मेरे जात का, मेरे घर का कोई काम नहीं है जिसके लिए मैंने आपको या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बुलाया है। मेरे खेत में जो है वो खाद नहीं रोना है, न मेरा जो है वो कोई ट्रैक्टर लगाया है कि इस पे काम करना है। ये गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, जो हमारे साथ आएगा मोस्ट वेलकम, जो नहीं आएगा दफा हो जाए। न उसकी हमें कोई जरूरत है, न वो कोई काम का है। करें जाकर गुलबर के साथ मिलकर, खालिद के साथ मिलकर, हफीज रहमान के साथ मिलकर, मेहदी शाह के साथ मिलकर। अगर आखिरत सुधर सकती है तो सुधारे अपना, अगर जमीन सुधर सकती है तो सुधारे अपना। हम नहीं समझते कि हमारे बगैर ये जमीन सुधर सकती है। जो हमारे साथ आएगा वो इस जमीन को सुधारेगा, ये हमारा दावा है। जो नहीं मानता है दफा होकर मेहमान है, उसकी कोई हमें जरूरत भी नहीं है। हम कोई फरियादी नहीं है यहाँ पर। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के सामने, यूथ के सामने, स्टूडेंट के सामने कोई फरियादी नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। किसी ने कहा 1 मैन आर्मी, यस आई एम ए 1 मैन आर्मी, आई कैन फाइट ओनली। मैं अकेला लड़ सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है। आज तक नहीं आए, क्या हुआ? और फेसबुक में बहुत देर बैठकर बकवास भी करते हैं हमारे खिलाफ। वो कौम के दुश्मन है। हम पहले उनकी शिकस्त देंगे, फिर देखेंगे कि अगले का क्या करना है। तो मेरे दोस्तों, पहले मैं लोकल इश्यूज पे मैं बात करूंगा। पहले से एक जहन में सवाल है, अस्सी को नुश और मैं करे खत्म बकबर नुश अनुमोर निया जब येरा तो बा आयरान अस्सी बा को नुश थन तो तुम बड़ा मसला है। अपनी जहन से निकालो, मुझे गुजर मत कैसी जरूरत नुश मजा है मेरा नुहा माँ की काफी हनुस बनी को नुश बनी को बाबू भी फतू माँ की हनुस ना ध्यामरी सगरा ना असली को नुश थे। आज का तो नौकरी नहीं ले तो जकला, आज का तो गरीब पूजे कमी नुश को बिछी में खाना, लेकिन कोसा दे मेरे एक असली को नुश थे। आन अगर 17 सिकेले मुलाजिम हम दोस्त का देरान असली को नुश तो तेन थे बाबू भैया तेन को भाई। अपने जहन से इस नजरिए को निकालो और जीना सीखो, जीना सीखो। किसी के बैसाखियों के बगैर, किसी के सहारे के बगैर, इसको तौहीद कहते हैं। तौहीद इसको कहते हैं जिसको अल्लाह की जात पर यकीन होता है, वो सहारे नहीं ढूंढता है, वो बैसाखियां नहीं ढूंढता। और इसी तरह मसाइल हर जगह है। जब भी कोई काबिना बनती है तो 6 वजीर दे अमर के बनते हैं, 7-8 बल्तिस्तान के बनते हैं, गिजर का कोई नहीं बनता। उस वक्त कहा जाता है मसाइल हल होंगे, जो ही असेंबली खत्म होती है तो खबरें आती है दियामर का बहुत बुरा हाल है, सड़कें भी ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या बल्तिस्तान से इस तरह की खबरें। लेकिन आपके गिजर के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी दुनिया स्विट्जरलैंड बन गए, आप पीछे रह गए, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपके हालात
हुकूमत पाकिस्तान ने तो बराबरी की बुनियाद पर और एनजीओ और दीगर जराइम से आप कतरे बाकी गिलगित बल्तिस्तान से एडवांस में भी है। अगर कोई इलाका सबसे ज्यादा पीछे है तो वो भी मेरा हल्का इश्कोमन, चूंकि वो मेन स्ट्रीम पे न होने की वजह से सबसे ज्यादा वहां मसला है। लेकिन आप शिगर बादशाह बरालदो जाएंगे या दारल तांगिर में या अस्तोर के ऊपर जहां फौजियों के मामलात नहीं है, जहां चीन का रास्ता नहीं है, वहां इश्कोमन से बेहतर हालात कहीं भी आप नहीं देखेंगे। ना आप शिमशाल में देखेंगे, ना आप मिसगर में देखेंगे, ना आप जो है वो चिपरसुन में देखेंगे, ना आगे जो है वो हिस्पर में देखेंगे, ना आपने सतील में देखेंगे, ना यशोट में देखेंगे, ना बाशा में देखेंगे, ना बरालदो में देखेंगे। तो ये पाकिस्तान के हालात है। हमें इतना कंफ्यूज होने की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इस लोकल मसाइल में हमने आगे जाना है कुछ एहतजाज की तरफ। ये हुकूमत वक्त को मैं आज वार्न करता हूं। एक तो ये कि इश्कोमन रोड हमारा सबसे बड़ा मसला है, जो कि सरकारी तौर पर इंटरटेन होना चाहिए था, और इस सीजन में भी अगर काम नहीं हुआ तो ये वाकईतन हमारे साथ जुल्म है। अगर ये नहीं करेंगे तो अगला जो एहतजाज होगा वो चटोरखंड से शुरू होगा। ये मैं जाती तौर पर अपने हल्के के आवाम से कह रहा हूं, इश्कोमन के आवाम से। और इसके साथ इश्कोमन सब डिवीजन अगर नहीं बनाएंगे तो हम सख्त और बराह रास्त इकदाम करेंगे और खतरनाक इकदाम करेंगे। ये मैं वार्न करता हूं। उसके बाद बहसत मजमूई गजर में लोगों को सौतेली मां का जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। और गजर के मामलात में हम कभी भी ये नहीं कहेंगे हमारा कोई नहीं है, हम खुद हैं ना, हमें किसी की क्या जरूरत है। हम गजर के लोग खुद खड़े हैं। जब हम सियाचिन में लड़ सकते हैं, जब हम वजीरिस्तान में लड़ सकते हैं, तो क्या यहां नहीं लड़ सकते हैं? हम हैं ना, हम खुद हैं और इंशाअल्लाह हम होंगे और खड़े रहेंगे। ये यकीन करना चाहिए। अब आइए जनाब, नेशनल इश्यूज पर लोगों का ये ख्याल है, बास मीन्स मतलब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कि ये बीएनएफ के 4-10 लड़के जो नाजी के साथ है, इनकी एक अच्छी पिटाई हो तो हम तमाशा देखें। कभी भी ये तमाशा तुम नहीं देख सकोगे, तुम्हारे नसीब में ये तमाशा नहीं है। और हो सकता है आपकी अपनी पिटाई हो, जैसे तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा मुहिब वतन होकर आखिर में पिट गई ना, तो यही कुछ इनके साथ होने जा रहा। तो ये बदनीयती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पिछले दिनों भी किसी ने कहा कि ना ये वो क्या करता है, जज्बाती तकर्रे करता है। मैं तकर्रे नहीं कर रहा, मैंने बहुत लंबा चौड़ा बीज बोया है। अगर बीएनएफ न बने, अगर बीएनएफ की कामयाबी न भी हो, तो इसी बीएनएफ के नाम पर इस्लाम में जितने फिरके हैं, इतनी ही पार्टियां और बनेंगी, वो सारी बीएनएफ होंगी। शायद मेरे नाम पर न हो, मेरे मुखालिफिन भी यही बनाएंगे, मेरे मुखालिफिन भी यही बनाएंगे। रास्ता हमने नहीं छोड़ा है, क्लोज किया है। तो लिहाजा मैं आपको आज एक बात मैं आपको बताऊं, कौमी तहरीकों में फेसबुक पर लिखने से या जो जज्बात के इजहार हमारे लोग नेशनलिज्म का करते हैं, ये एजेंसियों के नजदीक, दूसरे लोगों के नजदीक एक मजाक है। तहरीक का इनको नहीं पता है। जब इलेक्ट्रिक स्त्री चमड़ी के ऊपर किया जाता है तो वो किसी ने नहीं देखा है। जब टॉर्चर सेल्स के अंदर जो चीजें होती हैं तो हमारे लोगों को इसका एहसास नहीं है। और MKM से मतलब 5 करोड़ लोगों की जमात 4 मिनिस्ट्रियां लाने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों की कुर्बानी दी है। और पाकिस्तान के अंदर जहां कहीं भी तहरीकें चली है, आज तक ANP ने 60,000 से ज्यादा लोगों की शहादतें हुई है, अभी तक उनको मिनिस्ट्रियां नहीं मिल रही है। शुक्र करें गिलगित बल्तिस्तान के लोग कि कुछ खोए बगैर आपको बहुत कुछ मिला है, आप नाशुक्री कर रहे हैं। आपने खोया क्या है? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने क्या खोया है? आपने नौकरी में शहादतें हासिल की है। कौमी तहरीक में कोई शहादत एक शख्स की भी अभी तक नहीं हुई है। यह शायद मालूमात में न हो, लोग इसको आसान समझते हैं।
चाहे वो अंग्रेज साम्राज्य हो, चाहे वो आज की डिक्टेटरशिप और यहाँ आज की एस्टेब्लिशमेंट हो, या जो भी, अल्लाह की जात के बाद जान, माल, इज्जत, 3 चीजें उनके हाथ में होती है। अभी तक भी कोई खराबी नहीं हुई है, और उस वक्त पता चलेगा कितने लोग हमारे साथ हैं और कितने लोग नहीं है। यह नहीं है जनाब अली कि हम शोर शराबा करें, और हम ये, बाज़ लोगों का तो ये ख्याल है, एक आदमी वहां गिलगित में आराम से बैठकर वो तो ये कहता है, नाजी अपने साथियों को लेकर फौज का मुकाबला करो ना, क्यों नहीं करता? नहीं करता है तो हम नहीं मान, तो तुम अपने बाप को भी नहीं मानो। मैंने तुम्हें मनवाने के लिए ये काम करना है, मैंने तुम्हारे लिए करना है ये काम। ये मेरा काम है और मैं जानता हूं कि मैंने क्या करना है, और हमने साबित करना है कि हम वतन के वफादार हैं, हम गद्दारों के वफादार नहीं है, हम मुनाफिकों के वफादार नहीं है। और आप कहते हैं जनाब अली कि पार्टी नहीं बनती है, नाजी कोशिश नहीं करता है। कितना कोशिश करूं, कितना? 90s से लेकर अब तक कितने लोगों को मैंने पार्टी में लाया, और जो भी गया उसने मेरी जात पर हमला करके गया वापस। मसला ये कि उसका जाति काम नहीं होता था, वो खुद मायूस होता था। समझ लोगों को ये आती थी कि इस पार्टी में आएंगे तो जिस तरह दूसरे वजीर बनते हैं इसी तरह वजीर बनेंगे, जिस तरह दूसरों को ठेके मिलते हैं इसी तरह ठेके मिलेंगे, जिस तरह दूसरों को बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं हमें यहाँ ओहदे मिलेंगे। जब ये चीजें नहीं मिलती तो वो मुझ पर भी एक इल्जाम जाती तौर पर लगा के पार्टी छोड़ देते। ये कितने लोग हैं, इनको हिसाब लगाओ ना, हम में कितने लोग आए और गए। और कौम ने भी मेरा वक्त जाया किया, बहुत लंबा वक्त। जब आप सवाल पूछने का कहते हैं तो मुझे वो याद आता है, जब हमीद साहब हमसे अलग हुए तो हमारी ये जो प्रेस के मेरे भाई है, ये वो वाले अखबार वाले, 10-15 साल तो मेरा इसमें लगा दिया कि इस हमीद के साथ क्या आपके ताल्लुकात खराब है, कोई पैसा कम दिया था तुम्हें, इस पे 15 साल लगाया, खुदा की कसम। जिनके उन्होंने अपने अकाउंट को खुश करना था और कोई मसला नहीं था और कोई मतलब नहीं थी। और जब मैं असेंबली का मेंबर बना तो 15 साल इसमें लगाया कि पाकिस्तान की वफादारी का हलफ तुमने क्यों लिया। मैंने एक मरतबा नहीं 10 मरतबा बता दिया कि मैंने हलफ इस तरह लिया है, और आखिर में लिखी हुई सरकारी कागज लाकर भी दिखा दिया मैंने इस तरह लिया है, मैंने गिलगित बल्तिस्तान के शर्त पे लिया है, मैं गिलगित बल्तिस्तान का वफादार हूं, और गिलगित बल्तिस्तान जब तक पाकिस्तान के साथ है मैं पाकिस्तान का वफादार हूं, नहीं है तो मैं गिलगित के साथ हूं, पाकिस्तान के साथ नहीं हूं। इसके बावजूद भी ये पूछते ही रहे और पूछते रहे कि तुमने ये हालत क्यों लिया, क्योंकि ये जो प्रयास है ये पूरी नहीं होती है कि ये नाजी जलील कब होगा। ये लोग जितना मुझे जलालत का सोचेंगे, परवरदिगार मेरी इज्जत उस हिसाब से रॉकेट की तरफ ऊपर ले जाएगा, रॉकेट की तरफ। तो मेरे भाइयों, गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है, ये इंटरनेशनल ग्रेट गेम का फलक्रम पॉइंट है। हो सकता है किसी भी वक्त अमेरिका चीन कॉन्फ्लिक्ट यहां पैदा हो, किसी भी वक्त कुछ भी हो, लेकिन खुदा के फजल से हमारी कोई तैयारी नहीं है। सबसे बड़ा मसला यह है, हमारी कोई तैयारी नहीं है। फिर कहेंगे यहूदियों ने कुछ किया तो फलां ने कुछ किया, करेंगे ना, यहूदी कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो बड़े लोग हैं। अंग्रेज कुछ करेंगे ना, अमेरिका करेगा, यूरोप करेगा, इंडिया करेगा, चाइना करेगा, हम कब करेंगे? हमने अपने 1857 में कुछ किया, न 1842 में कुछ किया, न 1947 में कुछ किया। हर वक्त हम दूसरों के काम आए और फिर दूसरों के काम आने का शायद सोचा है। हालात ऐसे रखेंगे तो दूसरों के काम ही आएंगे, और आने वाले के साथ फिर सलूट लगाकर हम चलेंगे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये लोग वफादार नहीं है, ये बड़े ताबेदार लोग हैं, वो समझ गए। वो कहते जो भी आएगा ताबेदारी इन्होंने करना है। कल को कश्मीरी आएंगे, डॉक्टर करण सिंह आएगा तो इन्होंने अपने बाप दादा के साथ लफ्ज सिंह भी निकालना है और कहना है कि हम तो फला सिंह की औलाद है। उनको पता है, उनको अच्छी तरह पता है। चाइनीज आएंगे तो कहेंगे हम तो खताई खून है, खताई।
हमारे तो आबा अजदाद जाने से आकर आबाद हुए थे, हम तो खताए हैं। और जब अंग्रेज आएगा तो कहेंगे यार तुम 47 में गए, अब तक हमारी आंखें भी चुंदने आ गई, यार ये भी खत्म हो गई तुम्हारा इंतजार कर करके, हमने बड़ा देर लगाया। ये रवैये नहीं होना चाहिए। बीएनएफ का मकसद ये है कि हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे, बेशक दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत हमारे ऊपर हमलावर क्यों ना हो, बेशक हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, बेशक हम चीन का मुकाबला नहीं कर, ये बड़ी गेम है, लेकिन हम अपनी धरती की नुमाइंदगी तो कर सकते हैं ना। ये तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। चलो बड़ी ताकतों को हम शिकस्त नहीं दे सकते हैं, बड़ी ताकतों के रास्ते में भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन इस इलाके की नुमाइंदगी करने में क्या मसला है हमें। और कहते हैं लोग जनाब आली एक हल्के से बाहर नहीं निकलता, ये आदमी उस हल्के में ही तुमने मुसीबत डाली हुई है, तो हल्के से बाहर कैसे निकले तुम क्यों। एक आदमी कहता है जनाब आप किस जगह के, मैं फला गांव का हूं, आप किस पार्टी में, पीपल पार्टी में हूं, तो आप मेरे गांव में वो करे ना, ये तंजीम साजी करे। तो मैंने कहा तो आप मुझे जानते हैं, आप पार्टी से मुतफिक है? नहीं, मैं आपकी पार्टी से तो मुतफिक हूं, लेकिन मैं पीपल पार्टी में हूं, तो मैं तुम्हारे बाप के पास आकर तंजीम का साझा ये किसके पास आकर करूं? तुम जो जानते हो तुम तो मेरे साथ आने को तैयार नहीं हो। तो ये भी एक धोखा है, अच्छी तरह समझना, ये भी एक धोखा है। ये नेट पे लिख के बीएनएफ नहीं बनता है, खून से लिख के बनता है, खून से जमीन पे लिख के बनता है। ये नेट के धोखे में परवेज मुशर्रफ ने गू खाया, इस नेट के धोखे में इमरान खान का मसला हो गया, इसी नेट के चक्कर में बहुत सारे लीडर बनते बनते खाक हो गए, क्योंकि ये आड़ में बैठकर लिखी हुई बातें होती है, उनका कोई शनाख्त नहीं होती है, ये शैतानी हरकतें होती है। तो लिहाजा हम रियलाइज करेंगे उन लोगों के ऊपर जो प्रैक्टिकली कुर्बानी देकर हमारे साथ आता है, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है। जो बाकी बैठ के बातें करे वो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, तहरीकों के दौरान मसाइल आते हैं, ये छोटे मसले, जैसे कारी साहब ने कहा ये तो इब्तिदाई मसला है, घर नहीं छोड़ते हैं, मस्जिद नहीं छोड़ते, ये करते हैं वो करते हैं, ये तो इमाम का नाफरमान है, तो ये हुकूमत का ना, ये छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि बड़े टार्चर सलीम में जाना पड़ता है, इज्जत पर हमले होते हैं, दौलत किसी के पास नहीं तो उस पर हमले होते हैं, और जान पर हमले होते हैं। आप नहीं देख रहे हैं जहां कहीं तहरीकें चलती है किस तरह के हालात से लोग गुजर रहे हैं। खाली वजीरिस्तान के लोगों को 2-3 मरतबा घर खाली करके दोबारा जाना पड़ा, स्वात के अंदर लोगों को पूरी कौम शिफ्ट करके वापस ले जाना पड़ा। कश्मीर के अंदर क्या होता है, शिनजान के अंदर, अब यहां हमारे मुसलमान पाकिस्तानी माशरे के लोग स्वीडन के खिलाफ तो वो करते हैं, क्या कहते हैं, एहतजाज करते हैं कि कुरान पाक की बेहरमती हो गई। चाइना में घंटों के हिसाब से होती है, खुद आंखों से हम देखते हैं। नमाज पढ़ना मना होता है, रोजा रखते हुए सरकारी मुलाजिमीन को दिन का खाना पड़ता है, ताकि साबित करें कि हम इस मुल्क के वफादार हैं, हम मजहब के नहीं है। ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है नेशनलिज्म के लिए। पीछे कुरान पाक की तलावत होती है, सामने म्यूजिक छोड़ते हैं, ताकि पुलिस वाला ये न कहे कि तुमने कुरान पाक की तलावत क्यों छोड़ी है और उइगुर जुबान में तर्जुमा क्यों छोड़ा है। आपने ये सारी चीजें नहीं देखी है, आप अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और फिर कहते हैं जुल्म हो रहा है। जुल्म तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जुल्म तो आगे देखे क्या हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरा मकसद ये है कि हमारी यूथ को ये सारी चीजें समझनी होगी। अगर समझ नहीं आएगी तो मैं नहीं समझता कि हम कोई कामयाब, तहरीक तो बड़ी चीज है, हम एक कामयाब जिंदगी वैसे इस जमीन पर गुजार सके, ये भी मुमकिन नहीं है। और फिर अमूमन हिंदुओं में जाओगे तो आपकी पार्टी वाले, हालांकि वो हमारी पार्टी के खिलाफ होते हैं, दियामर में बल्तिस्तान में जाओगे तो कुछ लोगों का नाम लेकर कहेंगे ये आपकी पार्टी वाले, यानी बीएनएफ, बाकी कोई बीएनएफ नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए, जो बीएनएफ का मेंबर है वही बीएनएफ है, बीएनएफ कम्युनिस्ट नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान की कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पार्टी बीएनएफ नहीं है, ये हमारे लड़कों को क्लियर होना चाहिए।
یہ ملاوٹ نہ کریں. اگر نیشنلسٹ جماعت کی بات کرتے ہیں تو اور نیشنلسٹ ناموں سے جماعتیں ہوں گی، وہ کامیاب ہو جائے، اللہ کرے ان کا فتح ہو، لیکن وہ بی این ایف نہیں ہے. صرف بی این ایف ہے. یہ ملاوٹ اور ابلیسیت، جو لباس پہن کے لباس کی تبدیلی سے جو کام ہوتا ہے، اس میں ابلیسیت، اور ابلیسیت دنیا کی سب سے بڑی منافقت، اور اس سے بہت بڑے رزلٹ آتے ہیں. ہمیں کلیئر ہونا چاہیے ہر معاملے میں. تو میرے بھائیوں، ہم سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں. لوگ کہیں گے سیکولرزم کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال. لادینیت نہیں ہوتی ہے، غیر فرقواریت ہوگی. میں ایک جملے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کسی بھی ملک کا ریاست کی اپنی مذہب ہوگی تو وہاں باقی تمام لوگوں کے مذاہب سیکیور نہیں ہوں گے، محفوظ نہیں ہوں گے. ریاست کی اپنی مذہب نہیں ہونی چاہیے تاکہ تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ محفوظ ہو سکے. اب پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ کے نام پر صدر وزیر اعظم مسلمان ہوگا، باقی کوئی نہیں ہوگا. رزلٹ یہ آتا ہے کہ CIA کے ایجنٹ قسم کے لوگ، پرویز مشرف اور ایوب خان اور یحییٰ خان اور اس طرح کے لوگ تو پاکستان کے صدر بن سکتے ہیں امریکہ سے پیسے لے کر، لیکن بھگوان داس صدر نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. اس طرح کے نظریات کے ملک نہیں چلتے. ملک کو اگر چلانا ہے تو غیر فرقواریت ہوگی. فرقے کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہوگا. مذہب انسان کا پرسنل معاملہ، اور جو مذہبی عقائد ہے اس کی 100% حفاظت ہونی چاہیے. اگر ریاست کی اپنا کوئی عقیدہ ہو تو وہ مخالفین کا کس طرح حفاظت کرے گا؟ آپ مجھے بتا دینا. باقی اقلیتیں تو گئی باڑ میں. اور جس ملک اور ریاست کے اندر اقلیتی پریشان ہوگی وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے. آسمان سے گرما گرم گولے گرتے ہیں، وہاں کوئی رحمت نہیں آتی ہے. آپ پوری ہسٹری پڑھیں، آپ اس وقت کی پوری دنیا کو آپ پڑھیں. آپ کمزور طبقے کے اوپر ہاتھ ریاست نہیں رکھے گی، وہ ریاست کامیاب نہیں ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو، جمہوریت ہو، لوگوں کو آزادی ہو اور غیر فرقہ وارانہ ماحول ہو. اہلیت کی بنیاد پر انسان کو اس کا عہدہ ملے، اس حساب سے آگے چلنے کا مواقع ہو. یہی ہم چاہتے ہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو تو بات ہے نا، کہ امیر اور غریب کے درمیان گیپ نہ ہو، کم ہو. اگر گریڈ 1 کا ملازم، گریڈ 1 میں جو سب سے چھوٹا ملازم ہوتا ہے، تو سب سے بڑا ملازم گریڈ 10 تک ہونا چاہیے. اور اس کے درمیان 100 میں سے زیادہ کا فرق تو نہیں ہونا چاہیے نا. اس وقت 10,000 گنا کا فرق ہے، 10,000 گنا کا. یہ 20,000 تنخواہ پہ کام کرتا ہے، دوسرے والے کے 20,000 ڈیلی خالی ڈی اے ملتی ہے. تو یہ، اور پھر اسی معاشرے کے اندر باتیں کرے کہ حضرت علی کی زندگی کی اور حضرت عمر کی زندگی کی، اور کام کرے جناب علی یہ والا کام. تو کیوں یورپ کے اندر، مغرب کے اندر، امریکی ملکوں کے اندر ترقی کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی ہے امریکہ کے صدر کا کوئی چپڑاسی نہیں ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم کا کوئی چپڑاسی نہیں ہے، فرانس کے صدر کا کوئی چپڑاسی نہیں ہے. وہ اپنی فائل خود لے کر جاتا ہے. اس کو بزل بجانے کے لیے، گھنٹی بجانے کے لیے پاؤں کے نیچے کوئی بٹن لگا ہوا وہاں نہیں ہے. لیکن آپ کے نائب تحصیلدار کے کم از کم 3 چپڑاسی ہے، 3 کم از کم. ایک گھر میں کام کرتا ہے، ایک دفتر میں کام کرتا ہے، ایک سبزی منڈی سے سبزی خرید کے لاتا ہے، ہو سکتا ہے چوتھا گائیں چراتا ہو. اور پھر بات کرتے ہیں اسلام کی، اور پھر بات کرتے ہیں برابری کی، پھر بات کرتے ہیں شریعت کی. یہ دکھ ہے، یہاں پر لوگوں کے ساتھ دکھ ہے. تو لہذا ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں اس نظام میں یہ والی بات ہوگی کہ امیر اور غریب کے درمیان گیپ کم ہونا چاہیے. گیپ کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، کم ہونا چاہیے. گیپ کو ختم کرنے کا تو کمیونسٹ والوں نے بات کی، لیکن اتنا گیپ پیدا کیا کہ ماسکو کے تمام امیر لوگوں کے اکاؤنٹس لندن میں ہیں، اور چائنا تو ناکامی ہو کر چھوڑ ہی دیا اس کو. تو لہذا ہم مینجڈ اکانومی کے حامی ہیں، نہ ہم کنٹرول اکانومی کے حامی ہیں اور نہ ہی فری مارکیٹ کے حامی ہیں. آج کے اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے، بے شک آپ BNF کے لوگ ہوں گے،
آپ اس پیغام کو لے کر جائے دوسرے لوگوں کے پاس بھی. میں بھی حیثیت ممبر 13 سال میں تو کامیاب نہیں ہوا کہ ہمارے خواتین نلکا بند کرے. وہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. شاید آپ کے وہاں ہو, ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے گھروں میں وہ بلب بند کرتے ہیں کوئی؟ آپ کے گھروں میں نلکے بند کرتے ہیں کوئی؟ اس گلگت بلتستان کے اندر وہ کون سا گاؤں ہے کہ جس میں 1000 گھر ہو اور وہاں سردیوں میں کوئی 4-5 کیوسک پانی بھی آتا ہو؟ ایسا نہیں ہے. آپ امریکہ کا فنڈ بھی لائیں گے تو ہر گھر کے لیے اگر ½ انچ کا پائپ اگر کھولا رکھیں گے تو 1000 گھروں کے لیے 500 انچ کا پائپ چاہیے. 1000 گھر والے گاؤں کے اندر 500 انچ کا پانی جو ہے ان کے نالے میں, ان کے چشمے میں گلگت بلتستان میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر اچھا آدمی جو ہے اس ہوٹل سے چیزیں صاف کر کے جناب علی روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. کیا اسلام مذہب اخلاقیات کسی نے یہ سکھایا ہمیں؟ یہ بھی کوئی امریکن سازش ہے؟ ہم مذہب میں بھی میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے. 2 چیزوں کو صاف رکھنا ہے, سڑک اور پانی کا چینل, نہر. ہم یہ 2 ہی گندا کرتے ہیں. ہم اپنی گندگی ہی ادھر پھینکتے ہیں. تو جناب یہ سیوک سینس آنا چاہیے ہم لوگوں میں. کل کو آپ کو ملک بھی مل جائے, آپ کو حکومت بھی مل جائے, آپ کیا چلائیں گے؟ کیا بندر اپنا گھر چلا سکتے ہیں؟ چلو ایک بڑے بندر کو جو ہے وہ وزیر اعظم بناتے ہیں, ایک چھوٹے کو صدر بنا, وہ بندر کیا کریں گے؟ اس گھر کو ستیہ ناش کر کے چھوڑیں گے. اس انگریز نے بھی تھوڑا بہت ہندوستان کے اندر کام کر کے گیا تھا. 47 کے بعد جب وہ چھوڑ کے گیا تو ریل کی پٹریاں بھی اتار دی, ساری چیزیں اتار دی, تباہ برباد کر کے چھوڑ دیا. الٹا اچھا کرنے کے بجائے برا کیا. اب آنے والے وقت میں ٹوریزم فلو ہوگا, ہمارے ہر نالے میں روڈ جائے گا, ہمارا ہر نالا ایک ٹورسٹ ریزورٹ بنے گا. اگر ہم یہ سارا گن اگر ادھر پھینکنا ہم شروع کریں گے تو وہ ٹورسٹ ریزورٹ نہیں بنے گا, وہ ہمارے لیے بیماریوں کے باعث ہوگا. وہیں سے پانی آئے گا ادھر اور ہم پئیں گے. تو لہذا ہمیں سیوک سینس بھی اپنانا چاہیے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, سب سے زیادہ میں حکومت پاکستان کا ناقد ہوں. میں ہمیشہ ان کے خلاف بولتا رہتا ہوں. آپ مجھے بتا دو نا, 3 چیزیں تو حکومت پاکستان آپ کو فری دے رہی ہے. پہلی, روٹی فری دے رہی ہے. کیا 600 روپے اور 700 روپے کا من آٹا جنت میں تو مل سکتا ہے؟ دنیا میں کہیں ملتا ہے تو مجھے خرید کے دے دے, میں لینا چاہتا ہوں. 700 روپے من کوئی آٹا بھی ملتا ہے کسی ملک کے اندر؟ اور اسی آٹے پر پوری سیاست ہو رہی ہے. وزیر بھی اسی پہ پلتا ہے, محکمہ بھی اسی پہ پلتا ہے, ملی بھی اسی پہ پلتی ہے, آخر میں آپ کا ڈیلر بھی اسی پہ پلتا ہے, خیرات والے آٹے پر. اور ہم مل کے اپنی کھیتی میں کچھ کرنے کے بجائے بال بچوں کو لے کر روڈ پہ آتے ہیں. تھوڑی بہت کمی ہو گئی تو اگر اچانک بند ہوا تو کیا ہوگا؟ لہذا یہ غلط عادت جو ہے نا نہیں ڈالنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا سبسڈی ختم ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مناسب تبدیلیاں, چینجز اس طرح آنی چاہیے کہ ہم محنت کرنا بھی سیکھیں. جب تک 600 روپے کا من آٹا ملے گا ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہے, اور واقعی ہم نے غلط سیاست ہی کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. یا تو لڑو کھیلنا ہے یا تاج کھیلنا ہے. اور اسی طرح یہ جو 2 نمبر کی گاڑیاں ہیں, یہ 4-5 لاکھ کی گاڑی 34-35 لاکھ کی نہیں ملتی ہے پاکستان کے اندر. اچانک اگر ایک قانون لاگو ہو کہ آپ 1 نمبر چلے تو کیا حشر ہوگا؟ اس وقت یہاں ٹریکٹر بھی میسر نہیں ہوگا ہمیں وہ کرنے کے لیے. اسی طرح بجلی, باجوڑ سے کوئی مزدور پنڈی میں آ کر دن بھر کام کرتا ہے, ایک بلب چلا کے رات کو سو جاتا ہے, اس کا بھی 3000 بل آتا ہے, 4000 بل آتا ہے. میں آپ کا ممبر ہوں, میرے 400 بل کبھی نہیں آیا ہے. یہ بھی تقریباً آپ فری سمجھے. یہ فری کا یہ جو لنچ ہے نا, یہ بھی دیر تک نہیں چلے گا. آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. اور اسی سلسلے میں آپ کی معلومات میں شاید یہ بات ہو کہ ایفات کا پروگرام بنا. ایفات ان علاقوں کے لیے بنائے گئے تھے جہاں ایک RSP نے کام نہیں کیا ہے, وہ ڈیامر بیسڈ تھا. پھر استور نے ڈویژن کے نام پر وہ بھی ان ہو گئے. پھر گانچھی نے درخواست دے کر کہا ہے بارڈر ایریا ہے, یہاں بھی ایک RSP نے اتنا کچھ نہیں کیا, ہمیں ضرورت ہے, ان ہو گئے. ایفات کا پروگرام سکردو میں نہیں ہے,
शिगर में नहीं है, खरमंग में नहीं है, नगिर में नहीं है, हुंजा में नहीं है, गिलगित में नहीं है। मैं जाती तौर पर सेक्रेटरी शाहिदुल्लाह बेग साहब के साथ महीने लगा के गेजर को इन कराया कि जनाब यहाँ एफआत का काम हो। मैंने सुना है कि 30-40 अरब रुपए खर्च हुए हैं। खुदा के फजल से 2 दरख्त अभी तक नहीं लगे। और वो खाली एफआत की गलती नहीं है, इस कौम की गलती है। सीरियस नहीं है। ये कौम उस रकम पे नजर रखती है जो उस प्रोजेक्ट के लिए आता है। प्रोजेक्ट पर किसी का कोई नजर नहीं है। मीटिंग ही ये होती है, अरे 2 करोड़ रुपए वतिन थे ना निसे जे खलक निखलों ट्रा मीटिंग ही क्या निसे भी क्यों वतिन ऐसे क्यों वतिन पर रुक शाफाता न वतिन नहीं की खसालत होनी। तो क्या आपको एक आजाद मुल्क मिल भी जाए, आपके हाथ में हुकूमत आ भी जाए, तो क्या अपने वतन को आप संभाल सकेंगे? क्या आप अपने मुल्क को चला सकेंगे? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर वही बात होगी, फिर लोग कहेंगे जनाब अली शुद्ध या तो जगला वो उस तरह देगा तो बिन बात दे रहा ना। अगर इसी तरह ही होता तो 3 वज़ीर आला गए, अब चौथा आ गया। मेहदी शाह साहब 5 साल वज़ीर आला रहे, हफीज रहमान साहब 5 साल वज़ीर आला रहे, 2.5 साल जो है खालिद साहब रहे, अब नया वज़ीर आला बना है। वज़ीर आला के इख्तियार में एजुकेशन है, हेल्थ है, बिजली है, रोड्स है, जंगल है, एग्रीकल्चर है। इन महकमों में क्या तब्दीली आ गई? क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एटम बमों की जरूरत है कि उसके बारे में पॉलिसी बनाए? उसकी तो वैसे भी जरूरत नहीं है। क्या गिलगित बल्तिस्तान को फॉरेन पॉलिसी बनाना था? फॉरेन पॉलिसी उधर नहीं छोड़ते हैं तो तुम्हें छोड़ते हैं। क्या आपको करेंसी बनाना था? करेंसी आप जाली बना सकते हैं, असली तो नहीं बना सकते। और यही चीजें करनी थी, ये हमारे वज़ीर आला के इख्तियार में था। और खराबी भी है तो बिजली में है, खराबी भी है तो एजुकेशन में है, खराबी है तो हेल्थ में है, खराबी है तो रोड्स में है, खराबी है तो जंगल, एग्रीकल्चर और इन चीजों में है। तो हम कैपेबल नहीं है ना, हम कैपेबल नहीं है। और कैपेबल न होने से पहले इख्तियारात का मिलना ये अल्लाह ताला का भी कोई मंशा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला इख्तियार आदिल को देता है, आदिल को। आदिल का मुसलमान होना जरूरी नहीं है, आदिल गैर मुस्लिम भी हो सकता है। हम आदिल लेवल के लोग नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अच्छे सुन्नी, अच्छे शिया, अच्छे इस्माइली, अच्छे शीन, अच्छे यशकुन, अच्छे गिलगिती, अच्छे बल्ती, अच्छे क्या क्या आपको मिलेंगे, मोमिन, अच्छे मुस्तमते, मतलब ताकतवर, बुलू पहलवान सारे मिलेंगे। आदिल नहीं है, 5 अदल करने वाले लोग नहीं है। और जिस रोज ये 5 अदल वाले लोग मिलेंगे तो अल्लाह ताला ने पंजाबियों और पठानों को यहां पर सवार नहीं कराना है, इख्तियारात आपके हाथ में आने वाले हैं। ये अल्लाह का फैसला है। और ऑनेस्ट नहीं है जो लोग, बेईमान है, इनके हाथ में कुछ आना भी नहीं चाहिए। हम सबकी भी ये दुआ होनी चाहिए। तो लिहाजा मैं जहां यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जाता हूं, वहां भी अपने बच्चों को ये तलकीन करता हूं, 2 खूबियां लेकर आओ। बेशक डिग्री जाली लाओ या असली, लेकिन ये 2 असली लेकर आओ। एक कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, दूसरी आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए। अगर कोई शख्स काबिल है, ईमानदार नहीं है, तो इस मुल्क का दुश्मन है। वो तो गन है, वो तो तबाह करेगा। काबिल भी है और ईमानदार भी नहीं है तो वो तो हम सबको खाएगा। और कोई आदमी ईमानदार है लेकिन काबिल नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, बस वो इबादत गुजारी करे आराम से बैठकर अपने घर। जरूरी है कि आदमी काबिल भी हो और ईमानदार भी। वो आपके काम का है, वो इस माशरे के काम का है, वो इस कौम के काम का है। तो लिहाजा अपने बच्चों में ईमानदारी और काबिलियत पैदा करने की कोशिश करें। शायद हमारे माँ बाप में काबिलियत पैदा करने के लिए अदारे न हो, शायद स्कूल्स में प्रॉब्लम हो, निसाब तालीम ठीक ना हो, या कुछ भी हो। ईमानदारी तो सिखाई जा सकती है ना, लेकिन ईमानदारी के बारे में आप एक बड़ा डंडा लेकर अपने बच्चों को मारते होंगे ईमानदारी के लिए, ऐसा नहीं होता। आप सिगरेट पीते हैं और बच्चे को डंडे से मारते हैं मत पियो, तो ये मुमकिन नहीं है, वो पिएगा, वो पिएगा। आप खुद नहीं पीते हैं, बच्चे को कहते हैं बाहर जाकर सिगरेट पी लो, वो नहीं पिएगा, वो नकल उतारता है, वो सुनता नहीं है, नकल उतारता है।
जब कौम शराब पीती है, सिगरेट्स पीती है, चेस पीते हैं, शौकिया झूठ बोलते हैं, तो बच्चे कैसे ठीक होंगे? बच्चों में कैसे अच्छी खसलतें पैदा होंगी? एक तो ये है जनाब, मेरे ऊपर कर्जा है और कर्जा मांगने वाला इधर काकुश में आया है, तो मैं तो झूठ बोलूंगा मैं गुपिस की तरफ किया हूं, मैं नहीं हूं इधर कहकर। जान को खतरा है, 2 आदमी इधर जेल के पास बैठे हैं मुझे पर फायर करने के लिए, कुछ करने के लिए, मैं तो झूठ बोलूंगा मैं इस कौमन की तरफ निकल गया। एक आदमी रेस्ट हाउस से पूछता है, जनाब नाजी साहब आप कहां पहुंचे हैं, कब तक पहुंचेंगे? तो मैं ये कहूं कि डीसी चौक पहुंचा हूं, तो ये कितनी बड़ी बेईमानी है, इसमें कुछ भी नहीं है, वैसे ही झूठ बोलते हैं, शौकिया झूठ बोलते हैं ना हमारे लोग। आपने मुशाहिदा किया होगा, ये छोटी छोटी चीजों से बड़ा काम किया जाता है। पढ़ना सीखोगे तो खत लिखोगे, फिर खत लिखोगे तो उसके बाद फिर आप उसी खत में बुरी चीजें भी कर सकते हो और अच्छी चीजें भी कर सकते हो। जब अलिब्बे ही ना पढ़ो तो खत्म हो गई ना बात। तो झूठ की अलिब्बे जो है ना, इसको अपने बच्चों में खत्म करने की कोशिश करें। अब अंग्रेजों में क्या है, वेस्ट के लोगों में क्या है, उनके बच्चे झूठ नहीं बोलते, उनके बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे बच्चे जब घर के अंदर मैं खुद बैठकर बच्चे को ये कहूं बाहर नोक हो रही है कि कहो कि अबू नहीं है, तो वो बच्चे जिंदगी भर झूठ बोलेगा, जो उनकी बाप ने सिखाया ना उसको। और इसी तरह मैं आपसे गुजारिश करूं, एक मकूला मशहूर है हमारे पास, माँ भी बच्चे भी जो है न रोए तो माँ जो है दूध नहीं देती है। वहीं से शुरू होती है ब्लैकमेलिंग। जब हम रो के अपनी माँ से ब्लैकमेल करके दूध पिया है, तो मरते दम तक हमने ईमानदार बनना है क्या? हमने तो हर मोड़ पे ब्लैकमेल करना है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग पे ही हमने जाना है। तो लिहाजा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने मुआशरे को ठीक करने के लिए करने की जरूरत है। तो मैं आपसे यह गुजारिश करूं, आप अपना टाइम निकालकर, मैं खुद जिम्मेदार हूं, आपका मेंबर हूं, सारी चीजें एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा रिलेशन भी है, आप अपने अपने स्कूलों के अंदर जब आप खुद टाइम नहीं दे देंगे, देखिए ना गिजर में लोग अरबपति करोड़पति बन जाते हैं अगर एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इतने खर्चात ना होते। जिसकी आमदन 20,000 है, 30,000 है, उसकी भी 40-50 हजार इस वक्त गिजर में हेल्थ एजुकेशन पर अखराजात है। हुकूमत पाकिस्तान ने प्रॉपर तनख्वाह है उनको दी है, प्रॉपर टीडीए भी दी है, प्रॉपर उनको सहूलतें भी दी है, बिल्डिंग्स भी बनाए, सब कुछ किया है, लेकिन स्कूलों और अस्पतालों का अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आता है? 15,000 तनख्वाह लेकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाली बच्ची का रिजल्ट ठीक होता है, 1,15,000 वाले का हेडमास्टर का क्यों नहीं रिजल्ट आता है? ये आपको पूछना चाहिए। ये हर गांव के अंदर आपको कमेटी बना के कोशिश करना चाहिए, ताकि ये लोग थोड़े बहुत कॉन्शियस हो जाए। ये नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये सीरियस नहीं है। कौन नौकरी कर रहा? आपका कोई प्लम्बर नौकरी कर रहा, आपका लाइनमैन नौकरी कर रहा हो तो